अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आशुतोष मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी मैराथन यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है बैड बैंक के बारे में। अब बैड बैंक के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि बैड बैंक एक ऐसा बैंक है जो शायद डूबने वाला है या जिसमें हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कयास आप लोग लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कयास है, क्योंकि बैड बैंक को जिस लिहाज से स्थापित किया गया है, जिस लिहाज से इसकी स्थापना की गई है, ये बैड बैंक दरअसल में जो बैड संपत्तियां हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको डूबने से बचाने के लिए बनाया गया है। या फिर ऐसी संपत्तियां जिन जो एनपीए में कन्वर्ट हो गई हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी जिस पर कोई भी किस्तें नहीं अदा की जा रही हैं या जो बहुत ही स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको एक तरीके से उबारने के लिए इस बैड बैंक की संरचना की गई है। इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको एग्ज़ाम के लिहाज से बार बार मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैड बैंक असल में सुर्खियों में क्यों है। बैड बैंक सुर्खियों में होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि बजट में अपनी प्रमुख घोषणाओं में, अपने मेजर अनाउंसमेंट में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कहा था कि हम भारत के पहले बैड बैंक के गठन की बात की गई थी इस बजट में। तो बजट के जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे उसमें एक बैड बैंक के गठन की बात की गई थी, और रिसेंटली अभी इस बैड बैंक के गठन पर फिर से चर्चा होने लगी है और इसको स्थापित करने की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। तो निर्मला सीतारमन ने कहा क्या था? निर्मला सीतारमन ने कहा था कि बैड बैंक का जो कार्य होगा, वो बैड बैंक का कार्य ये होगा कि जो आपके स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, या जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिन पर कोई भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रही हैं, अगर ऐसे कोई एसेट्स हैं जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे एसेट्स को रिकवर करने के लिए एक तरीके से बैड बैंक बनाया जाएगा। और इसके तहत जो एक कंपनी स्थापित की जाएगी, जिस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, वो होगी नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी NARCL। और ये जो कंपनी होगी वो कंपनी अधिनियम यानी कंपनी एक्ट के तहत बनाई जाएगी। नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो होगी, उसका कार्य क्या होगा? जैसे इसके नाम से क्लियर है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, यानी जो एसेट्स हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनके दोबारा उनको फिर से एक तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए ये कंपनी काम करेगी। और ये NARCL जो है वो बैड बैंक का एक घटक होगा, एक कंपोनेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो बैड बैंक होगा, ये अलग अलग, यानी NARCL जो होगा वो अलग अलग कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक से क्या करेगा? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दबाव वाली संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिन पर जिनके पास इस तरीके के एसेट्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कितने लाख करोड़ रुपए ये एक्वायर करेगा? वो 2 लाख करोड़ रुपए एक्वायर करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो हमारा NARCL है, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अलग अलग कॉमर्शियल बैंक से कितना पैसा अधिग्रहण करेगा, कितना पैसा एक्वायर करेगा, एक्विजिशन उसका करेगा, तो वो 2 लाख करोड़ रुपए करेगा। दूसरी जो इकाई है, या इसका दूसरा जो कंपोनेंट है बैड बैंक का, या घटक कह सकते हैं उसको, कंपोनेंट कह सकते हैं, तो वो है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये भी एक तरीके की कंपनी होगी और इसका कार्य क्या होगा? डेट रेजोल्यूशन, यानी कि जो ऋण है उसको एक तरीके से रिजॉल्व करेगी ये कंपनी। यानी कि जो ऋण है उसके जो रिजोल्यूशन है वो कैसे होगा, उसके बारे में ये कंपनी डिसाइड करेगी। और इसका जो मेन फंक्शन होगा, इसका जो मेन कार्य होगा, वो होगा बाज़ार में तनावग्रस्त संपत्तियों, यानी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको बेचने की कोशिश करेगी, उनके थ्रू रिकवरी करने की कोशिश करेगी। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको बाज़ार में बेचेगी और उनसे जो है क्या करेगी? रिकवरी करने की कोशिश करेगी। और इससे जो है इन बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं जो जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको एक तरीके से फिर से पुनर्जीवन प्रदान करेगी।
फिर उसके बाद इन दोनों को मिला के जो नई संरचना बनेगी, कंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो NARCL और IDRCL को मिलाकर जो बोला जाएगा उसे बैड बैंक कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैड बैंक के तहत जो दो घटक हैं, दो कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा घटक जो होगा वो होगा इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो बैड बैंक के ये दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए सरकार ने कितना पैसा गारंटी के तौर पर दिया है, तो वो जो पैसा है, वो जो कैपिटल की गारंटी जो दी है वो है 30,600 करोड़ रुपए, यानी 30,600 करोड़ रुपए है। ये गारंटी क्यों दी गई है कि इनकेस अगर ये बैंक को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आता है या बैंकरप्ट होता है, तो ये जो आपकी कैपिटल है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उससे उस कंपनी को, उस बैड बैंक को वापस उबारा जा सके। अब आइए समझते हैं कि बैड बैंक जो है इसकी नीड क्या है, यानी बैड बैंक और इसकी आवश्यकता क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इससे पहले हम बैड बैंक के फंक्शंस को समझें, इसकी नीड्स को समझें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक का जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक में दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जमा लेते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद उस जमा को ये वापस करते हैं और उस पर कुछ ब्याज भी मिलता है। तो अगर आपने 500 रुपये दिए या 5,000 रुपये दिए तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यू विल गेट अ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मनी। और इस तरीके से ये जो आपके पास, इनके बैंकों के पास जमा आते हैं, ये एक तरीके से इनकी लायबिलिटी होती है, यानी ये पैसा इनको वापस करना होता है। दूसरी तरीके का इनका बिजनेस वो होता है जिसमें बैंक्स जो है एक आम आदमी को ऋण के रूप में पैसा देते हैं, यानी डेट के रूप में पैसा देते हैं, और ये पैसा एक तरीके से इनके एसेट्स के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो भी आपका देनदार होता है वो इस मनी को, यानी जो ये ऋण दिया गया है बैंक के द्वारा, इस ऋण को वापस करता है, और इस ऋण पर जितना भी इंटरेस्ट होता है, जितना भी ब्याज होता है, वो एक तरीके से इन बैंक्स की इनकम होती है। तो ये संपूर्ण जो बिजनेस मॉडल होता है ये इस बैंक को फंक्शन करता है, एक तरीके से चलाता है। यानी बैंक के पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दो चीज़ें होती हैं। लायबिलिटीज़ जो होती है वो उनकी डिपॉजिट्स होती हैं, और जो एसेट्स होते हैं वो उनके डेट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो जिससे वो अर्न करता है वो होता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ऋण देंगे उससे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज आएगा, और इस तरीके से उनका बिजनेस चलता रहता है। अब बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक एक तरीके की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब जो एसेट स्ट्रेस्ड हो गए, जो एसेट्स पे कोई ब्याज नहीं आया है, जो एसेट्स डिफ़ॉल्ट हो गए, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको एक तरीके से पुनर्संरचना करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है, जिसका काम होता है कि वो बैंक के फंसे हुए कर्जों, यानी जो कर्जे फंसे हुए हैं, यानी जिन पर कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा है, जिन पर कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, जिस पर मूलधन की भी वापसी नहीं हो रही है, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको टेक ओवर कर लेता है। तो बैड बैंक का मेन जो काम है, जैसा कि इसके नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैड बैंक क्या है, कि एक तरीके का ख़राब बैंक है, लेकिन बैड बैंक ऐसा नहीं है। बैड बैंक किसी भी बैड एसेट को क्या करता है, गुड एसेट में बदलने का काम करता है। यानी कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनको एक तरीके से गुड एसेट में, यानी कि उनसे एक तरीके से रिकवरी का काम करता है। तो जो बैड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल देगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लोन की किस्त समय से चुका दे। अब अगर लोन की किस्त समय से नहीं चुका रहा है या डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में वो जो ऋण होता है वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाता है, और इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ये बैड बैंक क्या करेगा, एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, यानी उनसे एक तरीके से पैसा वापस निकालेगा। अब क्या होता है कि जब भी कोई बैंक कर्ज़ा देता है तो वो चाहता है कि उसका पूरा से पूरा कर्ज़ा वापस हो जाए, और साथ साथ उसके साथ जो इंटरेस्ट अटैच्ड है वो भी उसको मिले। लेकिन अगर ये बैंक ये चाहता है कि ये सारा चीज़ें मुझे मिल जाए, तो कोई भी बैंक क्या करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अपने पास नहीं रखना चाहता है। यानी कि जो भी एसेट्स हैं उनकी पूरी की पूरी वैल्यू उसको चाहिए होती है। तो यानी कि कोई भी बुरे कर्ज को अपने पास नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि उसकी बैलेंस शीट खराब होती है। बैलेंस शीट क्या होती है कि अगर ये लायबिलिटी और एसेट्स के बीच में जब भी कोई मिसमैच आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अब
बैंक करता क्या है? बैंक करता ये है कि जब भी वो कर्ज़ा देता है तो कर्ज़े से उसे जो ब्याज मिलता है उसी ब्याज को वो डिपॉजिटर्स को ब्याज के रूप में वापस देता है। अब अगर कर्ज़े से इसको ब्याज नहीं मिलता है तो वो फिर अपने डिपॉजिटर्स को पैसा कैसे पे करेगा? तो इस तरीके से क्या होता है, ये बैलेंस बिगड़ने लगता है, यानी कि इसी को बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला जाता है। और इस बैलेंस शीट प्रॉब्लम के होने से पूरे बैंक का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और यही रीज़न है कि जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ये पूरे बैंक की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करते हैं, चरमरा देते हैं। अब आइए समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, यानी एनपीए क्या होता है। एनपीए के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का जो कहना है, वो उसके जो नियम हैं वो ये हैं कि अगर किसी बैंक से कोई संपत्ति, जिस बैंक की संपत्ति के ज़रिए कोई कमाई नहीं होती, उसे एनपीए कहा जाता है। यानी अगर कोई स्ट्रेस्ड एसेट है, यानी किसी कर्जे की कोई भी वापसी नहीं हुई है, किसी कर्जे पर कोई भी ब्याज नहीं आया है, तो उसको एक तरीके से स्ट्रेस एसेट कहा जाता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। लेकिन हर एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहा जाता है जब तक कि 180 दिन की सीमा ना पार हो जाए। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी बैंक का जो ऋण है उसको चुका दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, तो उसको एनपीए के तहत नहीं रखा जाएगा। एनपीए के तहत उसे तभी कहा जाएगा जब वो 6 महीने की लिमिट को क्रॉस कर देता है। यानी अगर किसी लोन की किस्तें 180 दिन या 6 महीने से ज़्यादा के बाद नहीं दी जाती हैं, तो वो जो ऋण होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में, या उसको क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है, एनपीए की श्रेणी में। ठीक है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो देश के जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं देश में सारे, उन पे टोटल जो एनपीए है वो 8.5% है। 8.5% एनपीए का मतलब ये है कि जो उनकी टोटल कैपिटल है, जो उनके पास जो भी बिजनेस है उसका टोटल 8.5% एनपीए है। और रिजर्व बैंक ने एस्टिमेट किया है कि ये जो है आगे इस मार्च तक बढ़कर 12.5% तक पहुंच सकता है। यानी कि ये प्रॉब्लम it's becoming much grave in future, and presently it is constituting approximately 8.5% of NPA, and in future it will go up to 12.5%. So this is a very complicated situation that are being faced by all the commercial banks of India. अब देखते हैं कि जो बैड बैंक है वो काम कैसे करेगा। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है NARCL और एक है IDRCL। NARCL का काम क्या होगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो NARCL पहले क्या करेगा, ये बैंकों से बैड लोन जो हैं उनको क्या करेगा, बाय करेगा, यानी खरीदेगा। ठीक है। अब ये सहमत मूल्य, यानी कि जो भी उनसे बातचीत होगी उसमें जो सहमत मूल्य होगा उसका जो 15% है उसका क्या करेगा, कैश में पेमेंट करेगा। और बाकी जो 85% है वो उसको एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा रसीद या सिक्योरिटी रिसीट के रूप में होगा। अब क्या होगा, ये जो 85% है ये कैसे रिकवर करेगा, ये कैसे वापस करेगा? ये ऐसे वापस करेगा कि जब संपत्तियां जो इस पे मॉर्गेज रखी गई है, इन संपत्तियों को जब बेचा जाएगा, किसकी मदद से बेचा जाएगा? जो दूसरा कंपोनेंट है IDRCL, यानी कि इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की मदद से जब इसको बेचा जाएगा तो कमर्शियल बैंक को इसका बचा हुआ जो अमाउंट है वो भुगतान किया जाएगा। यानी 15% तो उसको एडवांस में पे किया जाएगा, और रिमेनिंग 85% कैसे पे किया जाएगा? जब इनसे जुड़ी हुई संपत्तियां बेची जाएंगी तो उनसे जो पैसा होगा उससे वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि बैड बैंक जो है वो बैड लोन को बेचने में, सेल करने में कैपेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि सरकारी गारंटी लागू की जाएगी और कमर्शियल बैंक को क्या मिलना चाहिए था और बैड बैंक क्या जुटाने में सक्षम था, इन दोनों के बीच का अंतर जो प्रदान किया जाएगा वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? ये जो सरकार ने इसको गारंटी प्रदान की थी 30,600 करोड़ रुपए की, उसमें से दिया जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन तो ये हुई कि 15% NARCL ने पे कर दिया उसको, उसके बाद रिमेनिंग 85% IDRCL ने दिया। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल होती हैं, इन दैट केस क्या होता है, एक सरकारी गारंटी लागू की जाएगी और जो बैड बैंक की गारंटी के रूप में गवर्नमेंट ने पैसा दिया था 30,600 करोड़ रुपए, उससे इसको पेमेंट वापस की जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें थी बैड बैंक के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी कवर कर दी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके साथ ही मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। सो कीप वॉचिंग स्टडी मैराथन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।